राघव अपने ऑफिस के काम से गोरखपुर जा रहा होता है। वो जनरल बोगी के ऊपर वाली सीट पर सोया रहता है। ट्रेन रुकती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। राघव अपनी सीट पर उठकर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है। तभी सामने एक औरत किताब बेच रही होती है। जब राघव उस औरत को देखता है तो उसे वो औरत पहचानने लगती है। फिर वो औरत राघव के सीट के पास आती है। राघव जब उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी पत्नी सावित्री होती है, जिसे उसने 6 साल पहले तलाक दे दिया था। अब जब राघव अपनी पत्नी को ट्रेन में किताब बेचता हुआ देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरी पत्नी ट्रेन में किताब बेच रही है। सावित्री चिल्ला चिल्ला कर ट्रेन में किताब बेच रही होती है, लेकिन कोई भी उससे किताब नहीं लेता है। सावित्री कहती है, साहब कोई तो ले लो, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। लेकिन कोई भी सावित्री की ओर देखता तक नहीं है। जब राघव ये सब देखता है तो बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो सावित्री से पूरी किताब खरीद लेता है। सावित्री भी सोच में पड़ जाती है, ये कौन आदमी है जो मेरी पूरी किताब खरीद लिया है और मुझे डबल पैसे दे रहा है। राघव अपने चेहरे पर मास्क लगाया रहता है, इसलिए सावित्री अपने पति राघव को नहीं पहचान पाती है। सावित्री पैसे लेकर जा ही रही होती है। राघव अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है। सावित्री कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कौन हैं आप जो मेरा हाथ क्यों पकड़ लिए हैं? हम ऐसे वैसे नहीं हैं। राघव अपनी पत्नी से कहता है, आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। सावित्री जैसे ही राघव की आवाज़ सुनती है वो पहचान जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलती है। राघव सावित्री को अपनी सीट पर बैठा लेता है, अपने चेहरे से मास्क निकालता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। राघव अपनी पत्नी को इस तरह से ट्रेन में किताब बेचते हुए जब देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। फिर वो सावित्री से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया? आप ट्रेन में किताब क्यों बेच रही हैं? आप तो स्कूल में पढ़ाती थी, आप तो टीचर थी, फिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप ट्रेन में किताब बेचने पर मजबूर हो गई? जब हमारा तलाक हुआ था तो 6 लाख रुपए जो आपको कोर्ट से मिल रहे थे आपने वो भी नहीं लिया। सावित्री कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके पैसों पर पलूं। अगर मैं आपसे पैसा ले लेती तो फिर यही होता कि मैं अब भी आपका ही पैसा खा रही हूँ, इसलिए मैंने वो पैसा लेना सही नहीं समझा। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी और मैं अपनी कमाई खाना चाहती थी। इस पर राघव पूछता है, आप स्कूल में पढ़ाती थी तो फिर ऐसा क्या हो गया आप ट्रेन में किताब बेचने पर मजबूर हो? सावित्री अपने पति से कहते हैं, जब आपने हमें तलाक दे दिया, पहले हम स्कूल में पढ़ाया करते थे, सब कुछ अच्छा चलता है और हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जनवरी का महीना होता है, कड़ाके की ठंड होती है और हमें हवा लग जाती है। मेरे दिमाग की नसों में खून जम जाता है, जिसके कारण हमारा दिमाग काम नहीं करता है। और अब पढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी, हम चीज़ों को समझ लें और दुनिया में जी लें, यही हमारे लिए बहुत था। 6 महीने तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं और हमारा पूरा खर्चा हमारी बेस्ट फ्रेंड उठाती है, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर होते हैं और हमारे परिवार वाले तो हमको पूछते ही नहीं, ना हमको पहचानते हैं, क्योंकि हमारी माँ कई वर्ष पूर्व ही इस दुनिया से चली गई। पिता भी अब रहे नहीं और भाई भाभी जो हमें घर से निकाल दिए। हम स्कूल में पढ़ा सकते नहीं थे और कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे कमर की दर्द तो आपको पता ही है, हम ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं और अगर किसी दुकान पर काम करते तो हमको 24 घंटा बैठना पड़ता। ये ट्रेन में जो किताब बेचने वाला काम है, इसमें सिर्फ 2 घंटा आपको ट्रेनों में किताब बेचनी होती है और इससे जो भी पैसा मिलता है वो आपका होता है। और अगर आपका कभी मन ना करे, आप बीमार हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेन में किताब ही बेचें और ना ही आपकी सैलरी कटेगी जैसा कि ऑफिस में और दुकान पर होता है। इसलिए मैं ट्रेनों में किताब बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी। अचानक 6 साल बाद ट्रेन में मिले पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि ट्रेन में कुल्फी बेचने आ जाती है। राघव अपनी पत्नी से पूछता है, कुल्फी खा लीजिए, दिमाग थोड़ा आपका ठंडा हो जाएगा।
सावित्री कहती है दिमाग ठंडा करने की जरूरत तो आपको है, क्योंकि आपको ही गुस्सा ज्यादा आता है, जिसके कारण बस आपने हमें तलाक दे दिया। राघव कुल्फी लेता है और दोनों कुल्फी खाने लगते हैं। सावित्री कहती है हम 2 कुल्फी और लेंगे। राघव कुल्फी वालों से 2 कुल्फी और लेता है और कहता है आपको जितनी भी कुल्फी खानी है आप मन भर के खा लीजिए, हमें कुल्फी का पैसा दे देंगे। सावित्री कई कुल्फी खाती है। जब उसका मन भर जाता है तो वो मुस्कुरा देती है और अपने पति से कहती है आप बिल्कुल नहीं बदले, आप पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। राघव पूछता है लगता है आपने अभी तक शादी नहीं की जो आपकी देख रेख कर सके, आपको कुल्फी खिला सके। रागिनी उदास हो जाती है। राघव कहता है मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आपका मुंह लटक गया। सावित्री कहती है नहीं, हमने अभी तक शादी नहीं की। आपने तो जरूर शादी कर ली होगी और आपके कई बच्चे होंगे। राघव गर्दन हिला देता है और कहता है नहीं। फिर दोनों खामोश हो जाते हैं, नजरें झुकाकर बैठे रहते हैं। राघव के मोबाइल पर फोन आता है। राघव जैसे ही मोबाइल निकालता है, सावित्री मोबाइल देखकर चौंक जाती है। राघव के पास बड़ा वाला मल्टीमीडिया फोन होता है। रागिनी आज तक कभी भी मल्टीमीडिया फोन नहीं चलाई होती है। जब राघव सावित्री को मोबाइल पर टकटकी लगाए हुए देखता है, क्या आपने अभी तक मोबाइल नहीं खरीदा? सावित्री कहती है कि मैं सिर्फ इतना पैसा कमाती हूँ कि 2 वक्त का खाना खा लूँ। ये मोबाइल तो 20 से 25 हजार का मिलता है, मैं तो कई सालों में भी इतना नहीं कमा पाती हूँ। राघव कहता है ठीक है, हम आपको दिला देंगे। सावित्री राघव से मोबाइल ले लेती है और इधर उधर दबाने लगती है। सावित्री को मोबाइल भी चलाने नहीं आ रहा होता है। राघव कहता है आप परेशान मत होइए, मैं आपको सब बता दूंगा। फिर दोनों घंटों बातें करने लगते हैं। सावित्री राघव से पूछती है मम्मी जी कैसी हैं? राघव कहता है उनका तो बहुत समय पहले ही देहांत हो गया और अब मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। सावित्री कहती है मैं तो मम्मी जी को हष्टपुर छोड़कर आई थी, फिर ऐसा क्या उनके साथ हो गया? राघव बताता है मम्मी जी को हार्ट अटैक हुआ था, जिसके कारण बस उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री कहती है माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था मेरे पीछे आप पर इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। फिर दोनों ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं। रात हो जाती है। राघव सावित्री को कंबल उठा करके अपनी सीट पर सुला देता है। सावित्री चैन की नींद सोती है क्योंकि वो अपने पति के साथ थी। सुबह हो जाती है। गोरखपुर स्टेशन आ चुका होता है। कान में जोर जोर से आवाजें आती हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया है। सावित्री के कानों में जैसे ये आवाज पड़ती है वो जल्दी से उठती है। राघव से कहती है मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाना होगा। मैं यहाँ किताब लेने आई थी क्योंकि यहाँ पर कारखाने में सस्ती किताबें मिल जाती हैं। मैं भी तो यहाँ अपने ऑफिस के काम से आया था। फिर दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। राघव सावित्री से पूछता है अब आप कब मिलेंगे? सावित्री कहती है 9 बजे की मेरी ट्रेन है। सावित्री कहती है 11 बजे रात की मेरी ट्रेन है। राघव कहता है ठीक है, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। दोनों अपने अपने काम से चले जाते हैं। रात का 11 बजता है। सावित्री आती है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। अपनी ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। ऐसे 11:30-12 बज जाता है। वो इधर उधर देखती है मानो किसी को खोज रही हो। मन ही मन सोच रही हो वो क्यों नहीं आए। सावित्री अपने पति राघव को इधर उधर ढूंढती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर वो क्यों नहीं आए। उन्होंने तो वादा किया था। फिर वो सोचती है जिन्होंने मुझे 6 साल पहले तलाक दे दिया वो क्या आएंगे, जिनकी वजह से मेरा 2 गर्भपात हुआ, नहीं तो आज मेरे 2 बच्चे होते 7-7 साल के। इनके दारू पीने की लत की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इनके दारू पीने की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आज मैं एकदम अकेली हो गई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो मेरे 2 बच्चे हैं और ना ही पति। सावित्री ये सब सोच ही रही होती है। राघव आता हुआ दिखाई देता है। सावित्री जैसे ही राघव को अपने पास आता हुआ देखती है वो खड़ी हो जाती है। राघव आता है और सावित्री से कहता है हमें तो लगा कि आप दोबारा हमसे कभी नहीं मिलेंगे। सावित्री कहती है
भगवान जब पति पत्नी को मिलाना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सामने ही मनोज मुस्कुरा देता है और सामने ही कुल्फी बिक रही होती है। मनोज कहता है चलिए पहले कुल्फी खा लेते हैं। फिर दोनों कुल्फी खाने चले जाते हैं। दोनों मन भर के कुल्फी खाते हैं। फिर 12 बज जाता है। दोनों की ट्रेन आ जाती है। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। एक ही बोगी और एक ही सीट पर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ जाता है। मनोज जो अपने घर जाने लगता है। मनोज का घर त्रिलोकपुरी में होता है। सावित्री जो मेट्रो ट्रेन में किताब बेचने लगती है, क्योंकि उसने गोरखपुर से बहुत सी किताबें खरीद ली थी। किताब बेचकर जब सावित्री मेट्रो ट्रेन से नीचे उतरती है, उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। उसका पति राघव जो सामने खड़ा हुआ था। फिर वो राघव के पास जाती है और पूछती है आप अपने घर क्यों नहीं गए। राघव कहता है भला कोई पति अपनी पत्नी के बिना कैसे घर जा सकता है। सावित्री की तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। उसका पति अब उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, जिस पति ने उसे 6 साल पहले तलाक दे दिया था। राघव कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। अब मैं जूस पीता हूँ। आपको हर सुबह संतरे का जूस बनाना होगा। इस पर दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। त्रिलोकपुरी के लिए ऑटो लेते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। राघव नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी पत्नी का स्वागत करता है। पूरे घर में नई नवेली दुल्हन की तरह सावित्री के पांव के छाप होते हैं। सावित्री के हाथों के निशान दीवार पर हर जगह बने होते हैं। राघव सावित्री की आरती उतारता है, माथे पर टीका लगाता है, फूलों का माला पहनाता है, पूरे घर में फूल बिखेर देता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो आ गई थी और अब वो नहीं चाहता था वो अपनी पत्नी से अलग हो। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं। 1 साल बाद उन दोनों के घर में किलकारियां गूंज जाती है। अब उन दोनों का एक हंसता खिलता पूरा परिवार होता है। पति पत्नी के गठबंधन से बनी यह कहानी सुनने से आपके परिवार में जो भी कलेश होगा खत्म हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में आई दरार मिटने लगेगी। ये कहानी रोज सुनिए। आप जितना सुनेंगे पति पत्नी के रिश्तों में उतनी ही मजबूती आएगी। आपका परिवार संपूर्ण हो जाएगा। परिवार में खुशियां होंगी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।